सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का लेक्चर नंबर 13। ठीक, तो लास्ट टाइम तक हम एक्सरसाइज 100 पेज नंबर 108 पे जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे शायद। हाँ, और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं उसका। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये हमारी लाइन गिवन है, विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीयर, इस स्पीयर के रिस्पेक्ट में पासेस थ्रू द लाइन दिस, यानी कि कोई इस लाइन पे हम अगर कोई भी पॉइंट लें और उसका पोलर प्लेन अगर हम खींचते हैं, ठीक, इस स्पीयर के रिस्पेक्ट में, तो वो जो पोलर प्लेन होगा वो हमारा इस लाइन को कंटेन किया होगा। इसका मतलब कि इस लाइन के थ्रू पास होके जा रहा होगा वो पोलर प्लेन। ठीक, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हमको ये दिखाना है। हमारी जो लाइन की इक्वेशन गिवन है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन x/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू z प्लस 3/4। ठीक, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू k। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमारे स्फीयर की इक्वेशन क्या दी है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर है हमारा ये। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए, हमारी लाइन 1 पे कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में हो सकता है? ठीक, सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 विल बी इन द फॉर्म ऑफ on the line 1, any point on the line 1 will be in the form of कोई भी पॉइंट हमारी लाइन 1 पे वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा हमारा 2k, 1 प्लस 3k, 3 प्लस 4k। ठीक, तो इस फॉर्म में हमारा कोई भी पॉइंट हमारी लाइन 1 पे होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पोलर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक, जो कि हमारी कोई भी एक पॉइंट लेना है इस लाइन पे और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोलर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर 2। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हमारा वो पॉइंट है और अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में हम पोलर प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं तो वो कितनी आएगी हमारी? वो आएगी हमारी x² को हम 2k और x से रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 2k, नहीं यहां पे लिख लेते हैं now the equation of polar plane of any point on the line 1 with respect to sphere 2, with respect to sphere 2। ठीक, वो हमारा कैसे आएगा? क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं अब। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए
ठीक. Now the equation of the polar plane of any point on the line 1 with respect to the sphere 2 will be ये हमारा किस तरह से होगा 2x इंटू एक्स 2k इंटू एक्स होगा 2k इंटू एक्स. ठीक. देन 3k प्लस 1 इंटू वाई 3k प्लस 1 इंटू वाई प्लस जेड स्क्वायर हमारा 3 प्लस 4k यानी 4k प्लस 3. ठीक. इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1. ठीक. ये हमारा क्या हो गया पोलर प्लेन की हमारी इक्वेशन हो गई. इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोलर प्लेन पॉइंट लेके उसका पोलर प्लेन ड्रॉ करते हैं तो उस पोलर प्लेन की इक्वेशन हमारी ये आएगी. ठीक. अब यहां से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है ये देखिए ये आ जाएगा. हम ऐसा करते हैं हम के बाहर ले लेते हैं और बाकी टर्म एक तरफ लिखते हैं. तो देखिए ये आ जाएगा y प्लस 3z और 1 इधर माइनस में जाएगा -1 इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया. ठीक. प्लस के हमने बाहर लिया अंदर बचा 2x 3y और प्लस 4z. ठीक. इज इक्वल्स टू 0. ठीक. ये क्या है ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है पोलर प्लेन की इक्वेशन है. ठीक. हमारा ये जो पोलर प्लेन है ये हमारे इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है ना. क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा है हमारा ये जो मान लेते हैं अगर ये हमारा P है तो P हमारे किसके इक्विवेलेंट है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0 के है ना. इसका मतलब कि ये P1 और P2 प्लेन से पास होने वाला प्लेन है ये एक प्लेन 3. ठीक. तो प्लेन 3 हमारे कौन कौन से प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है ये वाला और ये वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है. ठीक. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि सिंस प्लेन 3 या फिर this polar plane since this polar plane 3 passes through the intersection of ठीक. since this polar plane 3 passes through the intersection of the plane y plus 3z minus 1 and 2x plus 3y plus 4z. ठीक. सॉरी ये इज इक्वल्स टू 0 होएगा यहां पे. and 2x plus 3y plus 4z is equals to 0. ठीक. This polar plane 3 passes through the intersection of the plane this and this. So अब ध्यान से देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था ये हमारा गिवन स्फीयर था मान लेते हैं. ये हमारा कोई एक पॉइंट था. ठीक. मतलब ये हमारी लाइन थी. इस लाइन पे हमने कोई भी एक पॉइंट लिया ये. ठीक है ना. और फिर उस पॉइंट का पोलर प्लेन हमने ड्रॉ किया और वो इस तरह से आया. ठीक. ये हमारा पोलर प्लेन आ गया हमारी इस पॉइंट का. अब ध्यान से देखिए अब कह क्या रहा है कि ये जो पोलर प्लेन है ये हमारे
देखिए ये हमारा स्फीयर था, ये हमारी लाइन थी, ठीक। ठीक, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखिए ये हमारी लाइन थी, ठीक, और ये हमारा क्या था, हमने पॉइंट कंसीडर किया। ये वाला जो प्लेन बना है ये हमारा पोलर प्लेन है, ठीक, पोलर प्लेन है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पोलर प्लेन 3 है ये इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होके पास करने वाला प्लेन है, ठीक। ये दोनों मतलब ये वाला जो प्लेन है हमारा पोलर प्लेन 3, ये हमारे इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है, ठीक। इसका मतलब कि ये एक लाइन जा रही होगी, है ना, ये एक लाइन तीनों का इंटरसेक्शन फॉर्म हो रही होगी। अब देखिए ये जो हमारी लाइन होगी ये हमारे इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होके जा रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से क्या आता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the intersection of both of these planes ठीक, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज प्लेन इज in non-symmetrical form is क्या है ये y plus 3z minus 1 is equals to 0 comma 2x plus 3y plus 4z is equals to 0, ठीक। ये हमारी क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई 4, ठीक। अब देखिए ये जो हमारी फोर्थ लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं, ठीक, यानी कि इसके अलावा अगर हम एक वेक्टर खींचते हैं तो वो हमारे उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कितने आएंगे, यानी कि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, उन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, ठीक। तो DRS of the line
4 इज, जो डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के वो कितने आ रहे हैं, N1 क्रॉस N2, ठीक, विच इज इक्वल टू N1 कितना है हमारा, I कैप माइनस J कैप K कैप, ठीक, 0 1 और 3, 0 1 3 और 2 3 4, 2 3 4, ठीक, ये हमारे क्या है डायरेक्शन, मतलब इन दोनों नॉर्मल्स के हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 13 I कैप देखिए यहां पे अभी हमने देखा जब हम कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 लिख रहे थे तो वहां पे जो हमारा z कोऑर्डिनेट आएगा उस पॉइंट का वो हमारा 4k माइनस 3 आएगा इंस्टेड ऑफ 4k प्लस 3, ठीक, तो जहां जहां आपने प्लस 3 किया है वहां वहां माइनस 3 कर लीजिए, ठीक, तो ये जो आपकी प्लेन की इक्वेशन आएगी पोलर प्लेन की, उस केस में वो बन जाएगी, यहां माइनस हो जाएगा बस, ठीक, और उसी तरह से आपका यहाँ पे 4k प्लस 3 की वजह 4k माइनस 3 होगा ये, ठीक है, और ये भी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक, और ये भी आपकी माइनस होगा यहाँ पे भी, ठीक, तो जहां जहां पे जो है आपने प्लस लिखा है वहां वहां पे अब आपको माइनस लिख देना है, ठीक है, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे -3 आएगा ये, क्योंकि इसका अगर आप देखें तो 0 1 और -3 आ रहा है, तो 0 1 -3 और 2 3 4 इसका एज इट इज आएगा, ठीक, अब इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपका रिजल्ट आएगा 13 I कैप -6 J कैप -2 K कैप, ठीक, ये आपका जो है वेक्टर आएगी जो कि हमारे इस लाइन के अलोंग है, ठीक, इस लाइन के अलोंग हमारी वेक्टर आ गई। अब देखिए यानी कि हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 13 -6 एंड 2 -2, ठीक, सो DRS of the line passing through the polar plane 3, यानी कि passing through the plane 3 is 13, -6, -2, ठीक, ये हमारे क्या आ गए डायरेक्शन रेशियोज आ गए। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो क्वेश्चन में कहा था कि हमको प्रूफ करना है कि हमारे जो पोलर प्लेन 3 है, ठीक, इससे कौन सी लाइन पास हो रही है, हमारी 2x + 3 अपॉन में 13 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन में -3 इज इक्वल टू z - 0 अपॉन में -1, ठीक, इसको इस लाइन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए पूरा, ठीक, हमारा जो क्वेश्चन में हमको लाइन दी है वो हमारी दी है 2x + 3 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू y - 1 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू z - 0 अपॉन में -1, ठीक, तो ठीक, ये लाइन हमारी जो है पोलर प्लेन 3 से पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे 2x है, अगर हम देखिए न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करते हैं हर उसमें, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो यहां से न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किए तो ये आ गया हमारा x + 3/2 अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू y - 1/-3, इसको 2 से डिवाइड कर रहा है न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ध्यान से देखिए y - 1 अपॉन में -6, ठीक,
और इसको भी अगर हम न्यूमरेटर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, z अपॉन में -2। ठीक, ये हमारी लाइन, यही लाइन हमारी इस तरह से हमने लिख दी। ठीक, अब हमने इस तरह से लिखी है तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहा है, 13, -6 और -2। तो हमारी ये जो लाइन है जो कि इस पोलर प्लेन 3 से पास होके जा रही है, उसके भी डायरेक्शन रेशियोज कितने आए हैं, 13, -6 और -2। ठीक, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज तो सेम आ गए हमारी इस लाइन के, ये वाली लाइन के, ये लाइन 4 है हमारी। ठीक, लाइन 4 है। ठीक, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो हमको आ गए हैं। अब हमको ये पॉइंट देख लेना है एक बार कि इस प्लेन मतलब इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है कि नहीं। यानी कि अगर हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर पास कर रही है। ठीक, और अगर हमारा 3/2, 1 और 0 ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे लाई करता है, अगर -3/2, एक मिनट देख लूं कौन सा पॉइंट होगा वो। यहाँ देखिए इस लाइन पे लाई करने वाला ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर होके जा रही है, -3/2 से, 1 से और 0, -3/2, 1, 0 से पास होके जा रही है ये वाली लाइन हमारी। ठीक, तो अगर हमारा ये जो पॉइंट है इन दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर देता है, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को, ये वाले प्लेन की इक्वेशन को और ये वाले प्लेन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब कि हमारी ये जो लाइन है, जो लाइन हमारे इस पॉइंट से के पास कर रही है और जिसका डायरेक्शन रेशियो हमने ये निकाला है, ये हमारे पोलर प्लेन 3 से भी होके पास हो रही होगी, क्योंकि तीनों प्लेन हमारे इसी लाइन पे जा रहे हैं। ठीक, तो एक बार हम चलिए देख लेते हैं। ठीक, ये डायरेक्शन रेशियो आ गया आपका। अब यहां पे लिखेंगे, जब आप सेटिस्फाई कराएंगे तो देखिए पॉइंट आपका क्या आ रहा है। ठीक, द पॉइंट ऑन द लाइन 4, लेट अस टेक -3/2, 1, 0 be the point on the line 4। ठीक, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है पॉइंट है लाइन 4 पे। अगर लाइन 4 पे है ये पॉइंट तो हमें इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक, देन इट मस्ट satisfies the equation of both plane। कौन से दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को, ये जिस दोनों प्लेन से हमारी लाइन बनी हुई है। ठीक, तो उन दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ये पॉइंट फिर। ठीक, तो चलिए आइए एक बार सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। ये वाला प्लेन x की जगह पे 3/2 रखा, x 0 है तो यानी 0 हो गया। y की जगह पे 1 रखा, 1 आया। माइनस z की जगह पे 0 रखा, 0 आया। ठीक, -1 इज इक्वल टू 0। हाँ, सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे रखते हैं 3/2 रखा है, -3 आया। y की जगह पे 1 रखा, +3 आया। z की जगह पे 0 रखा, +0 आया, इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये 0 आ गया। ठीक, यानी कि ये दोनों प्लेन हमारे इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस मीन्स, यहां पे लिखेंगे, सिंस both the planes passes through the point passes through the point -3/2, 1, 0। ठीक, hence या फिर therefore line 4 passes through the
intersection, therefore the line 4 passes through the point -3/2, 1, 0. ठीक. This implies that the line passes through the intersection of both planes. That is, ये आई ई को हम दैट इज लिखते हैं. ठीक. दैट इज इट पासेस थ्रू द पोलर प्लेन 3. ठीक. हैंस प्रूव. हमको ये चीज प्रूव करनी थी कि वो उसके पोलर प्लेन से होके पास करती है लाइन. ठीक. तो ये आपका सोल्यूशन हो गया. आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे, जो कि हमारा है कंसेप्ट पावर ऑफ ए पॉइंट का. ठीक. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद हम पढ़ते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट. तो नोट कर लिया आप लोगों ने. ठीक. चले अब इसको इरेज कर दें. तो चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं. अगली हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ ए पॉइंट. ठीक. तो पहले हम पावर ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन लिख देंगे. उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि पावर ऑफ ए पॉइंट होता क्या है. ठीक. तो हमारे साथ साथ लिखते जाइए पावर ऑफ ए पॉइंट. पावर ऑफ पॉइंट. ठीक. Let a straight line passes through the point A, point capital A, and cuts the sphere at point P and Q. ठीक. P and Q. Then AP, distance AP dot AQ is constant. Distance AP into AQ is constant, and this constant is called power of point. Power of point A with respect to the sphere. ठीक. विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर. हमारे स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या होगा? पॉइंट ए हमारा पावर ऑफ पॉइंट होगा. ठीक. अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. देखिए
मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक स्फीयर है, ठीक। ये हमारा एक स्फीयर है और ये हमारा कोई एक पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट से हमने मान लीजिए ये एक लाइन खींची, ये पॉइंट ए है, यहां पे जो इंटरसेक्शन हुआ वो पॉइंट पी है और ये पे इंटरसेक्शन हुआ ये हमारा पॉइंट क्यू है, ठीक। तो अब ये जो हमारा एपी डिस्टेंस रहेगा, एपी जो डिस्टेंस रहेगा और ये जो हमारा ए क्यू डिस्टेंस रहेगा, ठीक, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, यानी कि ये जो एपी डॉट ए क्यू आया है ये हमारा क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक। कांस्टेंट इन द सेंस अगर हम यहां से पॉइंट ले और ये खींच दें तो आपकी बार देखिए एपी छोटा हो गया बट ए क्यू बड़ा हो गया, है ना। यहां से ले तो ये देखिए एपी थोड़ा सा बढ़ गया बट ए क्यू छोटा हो गया, तो ये छोटा बड़ा अपने साथ जो है साइज अपना एडजस्ट करके एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बनाए रहेंगे, ठीक। तो आई होप आपको पावर ऑफ ए पॉइंट समझ में आया और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए की पावर है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्फीयर, जो हमारे स्फीयर होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। अब बात आती है ये जो पावर ऑफ पॉइंट है इसको निकालेंगे कैसे या लिखेंगे कैसे, ठीक। अगर आपकी स्फीयर की इक्वेशन गिवन हो और ये आपके पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप उस पॉइंट का उस स्फीयर के रिस्पेक्ट में पावर ऑफ ए पॉइंट कैसे लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका मैं बता दूं, मान लीजिए अगर आपका पॉइंट ए है, इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट दिया है वो अल्फा बीटा और गामा, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक। और स्फीयर की इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या दी है, स्फीयर की इक्वेशन दी है, ठीक। तो इस केस में आपका जो पावर ऑफ ए पॉइंट आएगा यानी कि AP इंटू ए क्यू आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देना है, ठीक। ये आपका ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक। सॉरी 0 नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, AP डॉट ए क्यू आ जाएगा यानी कि पावर ऑफ पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक। तो ये था आपका पावर ऑफ पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद दो बहुत ही छोटे छोटे कह सकते हैं आप टर्म्स आते हैं, ठीक, जिनको आपको जानना, मतलब कभी यूज नहीं हुआ उसका फर्स्ट ईयर में, ना उस पर कोई क्वेश्चंस बने हैं, ठीक, बट फिर भी बुक में दिया है तो आप जान लीजिए कि कंजुगेट प्लेन और बताता हूं, एक मिनट लिखा के बताओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो दोनों टर्म्स को आप जान लीजिए, छोटे छोटे एक एक लाइन की डेफिनेशन है उनकी, ठीक, जानते रहिए कि होता क्या है, बाकी कहीं कुछ किसी क्वेश्चन में इनका यूज नहीं आया है, ठीक है। कंजुगेट प्लेन और कंजुगेट पॉइंट्स, प्लेन और
ठीक। कंजुगेट प्लेन हमारा क्या होता है? टू प्लेन्स सच दैट पोल ऑफ वन lies on other is called conjugate plane। आप लिख लेंगे, ठीक, is called conjugate plane, ठीक। और इसी तरह से जो हमारा conjugate point होता है वो क्या होता है? 2 points such that polar plane of one passes through other are called is called, ठीक, passes through other polar plane लिख लीजिए, ठीक। 2 points such that polar plane of one passes through the polar plane of other, passes through the polar plane of other point is called कंजुगेट पॉइंट, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये दो आपके जो है टर्म्स हैं, इनको आप जान लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्पीयर्स की तरफ, ठीक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, और अच्छे से इसको डायग्राम से समझाएंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो आइए चलिए रेडिकल प्लेन की तरफ हम चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए तो, ठीक, पॉज करके इसको आराम से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हेडिंग डालेंगे रेडिकल प्लेन, RADICAL, रेडिकल प्लेन, ठीक। हेडिंग डालिए, तब तक मैं इंक रिफिल कर ले रहा हूं। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने। अगली हेडिंग रेडिकल प्लेन। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग रहेगी रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्पीयर्स, ठीक। दो स्पीयर्स के बीच का रेडिकल प्लेन। अब देखिए इसको समझाने का तो कई तरीका है, बट पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, ठीक। देखिए मान लेते हैं कि हमारा ये एक स्पीयर है, ठीक। और ये हमारा दूसरा स्फीयर है,
ये दोनों हमारे स्पीयर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब इन दो स्पीयर्स के इंटरसेक्शन से हम जानते हैं कि एक सर्किल क्रिएट होता है। ठीक, इस तरह का एक सर्किल क्रिएट होता है यहां पे। इस तरह का एक सर्किल क्रिएट होता है। अब ये सर्किल जिस प्लेन पे हमारे लाई करता है, ये सर्कल हमारा जिस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन को हम कहते हैं रेडिकल प्लेन। ठीक, ये सर्कल हमारा जिस प्लेन पे लाई करता है, इसी प्लेन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल प्लेन कहते हैं। इसका मतलब कि दो स्पीयर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच से खींचे जाने वाला प्लेन जो कि उन दोनों स्पीयर के इंटरसेक्टिंग सर्कल को कंटेन करे, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल प्लेन कहते हैं। ठीक, अब बात आई कि अब इस प्लेन की हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर हमें इस स्पीयर की और इस स्पीयर की इक्वेशन पता है तो। ठीक, तो उसी पे चलते हैं हम। ठीक है, यहां पे हम पहले रेडिकल प्लेन की ज्योमेट्रिकल हम देख लिए कैसे होता है वो। अब हम पढ़ते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्पीयर्स radical plane of two spheres is the locus of point whose power देखिए, रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्पीयर्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज पावर विथ रिस्पेक्ट टू बोथ स्पीयर्स आर इक्वल। ठीक, रेडिकल प्लेन उस पॉइंट का लोकस है जहां से दोनों स्पीयर्स के, जो हम मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा रेडिकल प्लेन पे कोई एक पॉइंट है अगर, ठीक, तो ये स्पीयर को कट करने वाला, ठीक, और इस स्पीयर को कट करने वाला जो दो पॉइंट आएगा, ठीक, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब इस स्पीयर के रिस्पेक्ट में देखे तब भी इक्वल होगा, इस स्पीयर के रिस्पेक्ट में देखे तब भी इक्वल होगा। ठीक, तो ये एक पॉइंट मिला। इसी तरह से एक और पॉइंट लेंगे, वहां से भी हमारा इस स्पीयर को कट करने वाला और इस स्पीयर को कट करने वाला जो हमारा पॉइंट मिलेगा, वो दोनों हमारा इक्वल बन रहा होगा। ठीक, पावर उसका, इस पॉइंट का भी, यहाँ पे भी एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का भी पावर हमारा मान लेते हैं, इक्वल बन रहा है। ठीक, तो इस तरह से जितने भी इक्वल पावर वाले पॉइंट बन रहे हैं, उसका अगर हम एक लोकस ले लेंगे तो वो एक प्लेन दे देगा, और उसी प्लेन को हम क्या कहते हैं? रेडिकल प्लेन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, रेडिकल प्लेन की जो हमारी इक्वेशन होती है वो हमारी कुछ इस तरह से लिखी जाती है। मान लेते हैं कि हमारी पहले स्फीयर की जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है? किसके इक्विवेलेंट है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ठीक, और जो दूसरे स्पीयर की हमारी इक्वेशन है वो किसके इक्विवेलेंट है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल है। ठीक, फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं अपना। बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ठीक, ये एक सर्कल और स्पीयर, और ये हमारा दूसरा स्पीयर। ठीक, अब इन दो स्पीयर से पास होने वाली हमारी पहले तो ये हमारा सर्कल
इन दोनों स्पीयर पे जो सर्कल हमारा बीच में आ रहा है, इन दोनों स्पीयर्स के इंटरसेक्शन की वजह से वो, ठीक, ये हमारा प्लेन, ठीक। तो ये हमारे दोनों स्पीयर्स की इक्वेशन है। ये हमारा जो है डायग्राम है, इसको हम क्या देते हैं, स्पीयर 1 है ये हमारा स्पीयर 2 है, स्पीयर 1 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, ठीक, और स्पीयर 2 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, ठीक। ये हमारा क्या है, रेडिकल प्लेन है, ठीक। ये हमारा क्या है, रेडिकल प्लेन है। अब देखिए, जो हमारे रेडिकल प्लेन की इक्वेशन होती है वो हमारी इस तरह से दी जाती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये जो हमारा प्लेन होता है ये हमारे इसके इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ये इसकी इक्वेशन होती है, ठीक। तो इसकी इक्वेशन हमारी किस तरह से बनेगी, अगर हम यहां से किए तो S1 माइनस S2 करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, यहाँ पे 2x बाहर आ गया, u1 माइनस u2 प्लस 2y v1 माइनस v2 प्लस 2w 2z w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, रेडिकल प्लेन की ये इक्वेशन हमारी इस तरह से लिखी जाती है। बट मैं आपको कहूंगा कि आप ये याद करो, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है, दो स्पीयर्स के बीच, दो स्पीयर जो होते हैं उनके बीच का हमारा रेडिकल प्लेन होता है, ठीक। उसकी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है, पहले स्पीयर की इक्वेशन माइनस दूसरे स्पीयर की इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ठीक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेडिकल प्लेन की इक्वेशन हमारी किस तरह से आती है और क्या होता है हमारा रेडिकल प्लेन, ठीक। ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक। वो क्वेश्चन हमारी बुक से नहीं है, बट हाँ हमारे बुक के अगर आप बीच में ढूंढेंगे कहीं तो वो मिल जाएगा, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं लेकिन मेरी नोट्स में है, ठीक। तो मैं करवा देता हूं, तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग center of the spheres is always perpendicular to, मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, आप पूरा वर्ड में लिखिएगा, परपेंडिकुलर टू देयर रेडिकल प्लेन, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि जो आपका रेडिकल प्लेन होता है वो दोनों स्पीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो चलिए हम ले लेते हैं दो स्पीयर्स यहां पे,
ये हमारा पहला स्फीयर हो गया और ये हमारा दूसरा स्फीयर हो गया। एक स्फीयर छोटा है, एक स्फीयर बड़ा है। ठीक, ये इस स्फीयर का सेंटर है और ये इस स्फीयर का सेंटर है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। ये हमारा बना रेडिकल प्लेन। ठीक, ये हमारे दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ये हमारा रेडिकल प्लेन है और ये रेडिकल प्लेन पे लाई करने वाला सर्कल है। ठीक, और ये 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। हमारे इन दोनों सेंटर को C1 C2 S1 इज इक्वल्स टू 0 S2 इज इक्वल्स टू 0 इस स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक, और ये हमारा जो है 90 डिग्री पे रहता है। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के वाली मतलब लाइन पे के 90 डिग्री पे ये हमारा रेडिकल प्लेन रहता है। ये हमारा क्या है, रेडिकल। यही चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक, तो चलिए यहां पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u1x प्लस 2 v1y प्लस 2 w1z प्लस d1 is equals to 0 and s2 is equivalent to x square plus y square plus z square plus 2 u2x plus 2 v2y plus 2 w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, ये दोनों हमने जो है स्फीयर की इक्वेशन लिख ली है। ठीक, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक, अब सेंटर ऑफ स्फीयर 1, जो हमारे स्फीयर 1 है उसका सेंटर क्या होगा, -u1 -v1 -w1। ठीक, और सेंटर ऑफ स्फीयर 2 -u2 -v2 -w2। ठीक, ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर हो गया, सेकेंड स्फीयर का सेंटर हो गया। ठीक है, फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखिए इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा हमारा, ठीक, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। कैसे, देखिए बताता हूं मैं। देखिए जैसे कि हमारा x2 माइनस x1 होता है, डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हम x2 माइनस x1 करते हैं। x2 लिया माइनस x1 किया तो ये हमारा u1 जो माइनस में था वो प्लस हो गया, तो u1 माइनस u2। सिमिलरली v1 माइनस v2 और w1 माइनस w2 आ गया हमारा। ठीक, ठीक है, तो रेडिकल प्लेन जो हमारा, अब देखिए ये तो हमारा आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2। ठीक, अब देखिए हमारे रेडिकल प्लेन की इक्वेशन हम लिखते हैं, वो जानते हैं हम इक्वेशन कैसी होती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन
हमारे रेडिकल प्लेन की इक्वेशन हमारी किस तरह से आएगी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अभी अभी हमने इससे पहले किया है, ये यही होती है हमारी रेडिकल प्लेन की इक्वेशन। ठीक, तो ये हम निकालेंगे। क्वेश्चन मैं इरेज कर दे रहा हूं अब। ठीक, और जो हमारा यहाँ पे S1 माइनस S2 आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x बाहर आ जाएगा, U1 माइनस U2 वही आएगा, U1 माइनस U2 प्लस 2y, V1 माइनस V2 प्लस 2w प्लस 2z, W1 माइनस W2 प्लस D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडिकल प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये हमारे रेडिकल प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक प्लेन है। ठीक, जिसमें ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 है, और इस प्लेन की नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है हमारा, a, b, c। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम हमारे इस वाली प्लेन का, यानी कि इसको एक इक्वेशन दे देते हैं पहले। ठीक, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3, अगर हम अपने प्लेन नंबर 3 यानी कि प्लेन 3 का डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे क्या आएंगे। ठीक, सो DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 3, जो हमारा थर्ड प्लेन है उसके प्लेन की नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, U1 माइनस U2 V1 माइनस V2 W1 माइनस W2। ठीक, ये U है, ठीक, और ये V है। ठीक है ना, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ठीक, यहां पे हम लिखेंगे हेंस, देखिए ये हमारे जो लाइन ज्वाइन करने वाले C1 C2 थे, इसके डायरेक्शन रेशियो और हमारे नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो सेम है। इसका मतलब कि हमारी जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी हमारे रेडिकल प्लेन के, ये प्रूव हो गया। हेंस द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the line joining the center of the spheres is perpendicular to the radical plane। ठीक, वो हमारे रेडिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो यहां पे समाप्त होता है हमारा आज का लेक्चर। रेडिकल प्लेन हम पढ़ चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। ठीक, सो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा रेडिकल लाइन, फिर हम पढ़ेंगे रेडिकल पॉइंट, फिर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स पढ़ेंगे। ठीक, फिर क्वेश्चंस हैं कई हमारे पास। ठीक, कितने क्वेश्चंस हैं मैं बता देता हूं। देखिए, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे रेडिकल लाइन या फिर रेडिकल एक्सेस, उसी को कहते हैं रेडिकल लाइन को रेडिकल एक्सेस कहते हैं। रेडिकल लाइन और रेडिकल एक्सेस, रेडिकल सेंटर पढ़ेंगे। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, फिर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स है। ठीक, फिर एक दो एग्जांपल्स हैं, फिर लिमिटिंग पॉइंट है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन। ठीक, तो लगभग 13 क्वेश्चन है और 3 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल है शायद। ठीक, लिमिटिंग पॉइंट भी है लास्ट में। तो ये 4 आर्टिकल और 13 क्वेश्चंस के बाद हमारा ये स्पीयर का यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आई होप 5 लेक्चर और शायद इसमें लगे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।